बैंकिंग एप्स की दुनिया में मतलब सब कुछ कितना आसान लगता है ना, बस एक क्लिक किया और पैसे ट्रांसफर। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन स्मूथ ट्रांजैक्शंस के पीछे कितना कॉम्प्लेक्स और हाई स्टेक्स सिस्टम काम करता है। आज जो हमारे पास स्टडी मटेरियल है वो हमें इसी दुनिया के अंदर ले जाता है, बट विद इन ऑडिटर्स लेंस। मतलब एक ऑडिटर इसे कैसे देखता है। एग्जैक्टली exactly. और ये जो चर्चा है ना, ये खास तौर पर सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए है। मतलब जो जनवरी 2026 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ थ्योरी रटना नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को समझना है, वो भी स्टोरीज के थ्रू। पिछले एग्जाम के सवालों मतलब पीवाईक्यूज और आरटीपीज के ट्रेंड्स के साथ। हम ये भी पॉइंट आउट करेंगे कि कहाँ से एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो हमारा मिशन क्लियर है, बैंक ऑडिट के कोर कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करना है, स्पेशली एडवांसेस और एनपीएस, जो मुझे लगता है एग्जाम का सबसे हैवी वेट हिस्सा है। तो चलिए एक ऑडिटर की तरह सोचते हैं और इस पड़ताल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, बैंक ऑडिट बाकी कंपनी ऑडिट से इतना अलग और चैलेंजिंग क्या बनाता है? देखिए, इसकी 4 मेन वजह हैं। पहला तो है ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम। आप सोचिए, एक बैंक में रोज लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस होते हैं। सही बात है। दूसरा, ज्योग्राफिकल स्प्रेड। एक बैंक की हजारों शाखाएं हो सकती हैं देश के कोने-कोने में। तीसरा, टेक्नोलॉजी का जबरदस्त इस्तेमाल। आजकल तो सब कुछ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन यानी सीबीएस पर चलता है। मतलब ये कि एक ऑडिटर सिर्फ बही खाते नहीं देख रहा, वो तो एक लाइव 24/7 चलने वाले टेक सिस्टम को ऑडिट कर रहा है। बिल्कुल। और चौथा और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आरबीआई का स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। क्योंकि बैंक्स जनता के पैसे से डील करते हैं, तो आरबीआई का कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है। आरबीआई ही भारत का सेंट्रल बैंक है, जो करेंसी जारी करता है, सभी बैंकों को लाइसेंस देता है और उनके लिए नियम बनाता है। इनफैक्ट बिना आरबीआई लाइसेंस के कोई बैंक खुल ही नहीं सकता। और इन सब को गवर्न करने वाला जो मेन कानून है वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ओके, तो ये हमारा प्लेइंग फील्ड है, हाई वॉल्यूम, हाई टेक एंड हाई रेगुलेशन। अब मान लीजिए हम ऑडिटर हैं और हमें बैंक की बैलेंस शीट की सबसे बड़ी आइटम को ऑडिट करना है, एडवांसेस यानी लोन्स। तो चलिए एक लोन की जर्नी को ट्रेस करते हैं। एक बिजनेस लोन लेने आता है, ऑडिटर के तौर पर हम सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये किस तरह का एडवांस है। ब्रॉडली 2 कैटेगरीज होती हैं। पहली, फंडेड लोन्स, जहां बैंक से बोरोअर को सच में पैसा ट्रांसफर होता है, जैसे टर्म लोन्स, कैश क्रेडिट्स, ओवरड्राफ्ट्स। और दूसरी है नॉन फंडेड फैसिलिटीज, जहां बैंक सीधे पैसा नहीं देता, बल्कि एक गारंटी या कह लीजिए एक प्रॉमिस देता है, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी। हाँ बिल्कुल। राइट। और जाहिर है बैंक अपना पैसा सुरक्षित रखना चाहेगा। यहीं पर सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आता है। मुझे पता है 2 तरह की होती हैं, प्राइमरी और कोलैटरल। लेकिन एक ऑडिटर के लिए इसका क्या मतलब है? ये बहुत अच्छा सवाल है। प्राइमरी सिक्योरिटी वो एसेट है जिसे खरीदने के लिए लोन लिया गया है। जैसे कार लोन में कार खुद प्राइमरी सिक्योरिटी है। कोलैटरल सिक्योरिटी एक एडिशनल सेफ्टी नेट है, कोई और प्रॉपर्टी या एफडी जो लोन को बैक करती है। लेकिन यहाँ एक ऑडिटर के लिए इनसाइट ये है कि सिक्योरिटी क्रिएट करने का जो तरीका है वो बैंक के रिस्क के बारे में बहुत कुछ बताता है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। मतलब देखिए, सिक्योरिटी क्रिएट करने के 4 मेन तरीके हैं और ये एमसीक्यूज का हॉट टॉपिक है। अगर सिक्योरिटी सोना है तो बैंक उसे प्लेज करेगा, मतलब उसका फिजिकल पोजेशन अपने पास रखेगा। रिस्क मिनिमम है। अगर सिक्योरिटी एक घर या जमीन है जो इमूवेबल है तो उसका मॉर्टगेज होगा। लेकिन सबसे ट्रिकी है हाइपोथिकेशन। ये कार लोन या स्टॉक के अगेंस्ट लोन में इस्तेमाल होता है, राइट? एग्जैक्टली। और यहाँ एसेट का जो पोजेशन है वो बोरोअर के पास ही रहता है। बैंक के पास सिर्फ एक चार्ज होता है। एक ऑडिटर के तौर पर हमारा काम यहाँ बढ़ जाता है। हमें वेरीफाई करना होता है कि वो कार या स्टॉक सच में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं और उसकी वैल्यू सही है या नहीं। अच्छा, तो यही फ्रॉड के चांसेस होते हैं। बिल्कुल। और चौथा तरीका है असाइनमेंट, जहां बोरोअर अपना कोई अधिकार जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलने वाला पैसा बैंक को असाइन कर देता है। तो सिक्योरिटी का टाइप ऑडिटर के लिए एक तरह से रिस्क इंडिकेटर है। प्लेज सबसे सेफ, हाइपोथिकेशन सबसे रिस्की। ब्रिलियंट इनसाइट। तो ठीक है, बैंक के पास सिक्योरिटी है, सब कुछ ठीक चल रहा है। पर हम जानते हैं हमेशा ऐसा नहीं होता।
क्या होता है जब इन सब सेफगार्ड्स के बावजूद बोरोवर पैसे देना बंद कर देता है? और ये हमें बैंकिंग के सबसे डरावने 3 अक्षरों पर ले आता है, एनपीए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एक एसेट एनपीए तब बनता है जब वो बैंक के लिए इनकम जनरेट करना बंद कर दे, और इसके लिए आरबीआई के नियम क्रिस्टल क्लियर हैं। टर्म लोन के मामले में अगर इंटरेस्ट या प्रिंसिपल की इंस्टॉलमेंट 90 दिनों से ज्यादा। हाँ, 90 दिनों से ज्यादा तक ओवरड्यू रहती है तो अकाउंट एनपीए बन जाता है। ओके, ओवरड्यू तो सीधा है, ड्यू डेट निकल गई और पेमेंट नहीं आई। लेकिन कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स के लिए एक टर्म यूज होता है, आउट ऑफ ऑर्डर। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। क्या ये सिर्फ सैंक्शन लिमिट क्रॉस करने के बारे में है? वो इसका सिर्फ एक हिस्सा है। एक अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर 3 वजहों से हो सकता है। पहली, जैसा आपने कहा, अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस लगातार सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर से ज्यादा है। लेकिन असली पेज, अ ट्रैप फॉर मेनी बिजनेसेस, वो दूसरी और तीसरी कंडीशन में है। और वो क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि अकाउंट भले ही लिमिट के अंदर हो, लेकिन पिछले 90 दिनों में उसमें कोई क्रेडिट, मतलब पैसा जमा ही नहीं हुआ है। या तीसरी कंडीशन, क्रेडिट तो हुआ है पर वो इतना कम है कि उस पीरियड के इंटरेस्ट को भी कवर नहीं कर पा रहा। हाँ, तो ये सिर्फ लोन बैलेंस के बारे में नहीं है, ये बोरोवर के बिजनेस के कैश फ्लो की हेल्थ के बारे में है। अगर 90 दिन तक इतना भी पैसा नहीं आ रहा कि ब्याज चुकाए जा सके, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि बिजनेस मुश्किल में है। ये एक ऑडिटर के लिए क्रूशियल डिस्टिंक्शन है। प्रिसाइसली। अब यहाँ एक क्लासिक एग्जाम सिनेरियो आता है जो बोरोवर वाइज क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को टेस्ट करता है। लेट्स हियर इट। मान लीजिए एक व्यक्ति है मिस्टर रमन। उन्होंने एक ही बैंक से 2 लोन लिए हैं, एक होम लोन और एक कार लोन। वो होम लोन की ईएमआई तो टाइम पर भर रहे हैं, लेकिन कार लोन की पिछली 4 ईएमआई मिस कर चुके हैं। तो क्या सिर्फ कार लोन एनपीए होगा? नहीं, और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है जिसे नए ऑडिटर्स अक्सर मिस कर जाते हैं। आरबीआई के नॉर्म्स कहते हैं कि एनपीए क्लासिफिकेशन फैसिलिटी वाइज नहीं, बोरोवा वाइज होता है। ओह, अगर मिस्टर रमन का एक भी लोन एनपीए हुआ तो उस बैंक में उनके सारे लोन अकाउंट्स को एनपीए क्लासिफाई करना पड़ेगा, भले ही वो रेगुलर क्यों ना चल रहे हों। तो इस केस में उनका परफेक्टली रेगुलर होम लोन भी एनपीए बन जाएगा। वाओ, दैट्स अ ह्यूज डोमिनो इफेक्ट। एक छोटी सी चूक पूरे रिलेशनशिप को खराब कर सकती है। एब्सोल्युटली। मुझे अपने करियर की शुरुआत का एक केस याद है। हम एक बड़ी कंपनी का ऑडिट कर रहे थे। उनका मल्टी करोड़ टर्म लोन एकदम परफेक्ट था, ऑन टाइम पेमेंट्स। लेकिन उनका एक छोटा सा, भुला दिया गया, कैश क्रेडिट अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर था। उस एक छोटे अकाउंट की वजह से हमें उस मल्टी करोड़ टर्म लोन को भी एनपीए क्लासिफाई करना पड़ा। दैट वाज अ ह्यूज लर्निंग मोमेंट। ये कहानी इस रूल को हमेशा के लिए याद करा देगी। तो अब अकाउंट एनपी हो गया। बैंक को जो ब्याज मिलना था उसका क्या? बैंक तो अपनी किताबों में इनकम दिखाना पसंद करते हैं। क्या वो अभी भी उस ब्याज को एक्रूवल बेसिस पे इनकम मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आरबीआई इस मामले में बहुत सख्त है। जैसे ही अकाउंट एनपीए बनता है, इनकम रिकग्निशन का जो बेसिस है वो एक्रूवल से बदलकर एक्चुअल रिसीट या कैश बेसिस हो जाता है। अच्छा, मतलब जब पैसा हाथ में आएगा तभी इनकम बनेंगे। और अगर एनपीए बनने से पहले कोई ब्याज पीएनएल में क्रेडिट कर दिया गया था जो मिला नहीं है, तो उसे तुरंत रिवर्स करना पड़ता है। तो एनपीए बनते ही बैंक को एक डबल हिट लगता है। एसेट खराब हुआ और फ्यूचर इनकम बुकिंग भी रुक गई। हाँ? अब जब एसेट एनपीए हो गया है तो बैंक को पोटेंशियल लॉस के लिए तैयारी करनी पड़ती होगी। यहीं पे प्रोविजनिंग का कॉन्सेप्ट आता है, राइट? करेक्ट। एनपीए बनने के बाद एसेट को आगे क्लासिफाई किया जाता है और हर कैटेगरी के लिए प्रोविजनिंग के नियम अलग हैं। ये एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक एनपीए बनता है सब स्टैंडर्ड एसेट। ये वो एसेट है जो 12 महीने या उससे कम समय के लिए एनपीए रहा हो। इस पे फ्लैट 15% प्रोविजन लगता है। ओके, 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड। उसके बाद 12 महीने के बाद वो एसेट डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में चला जाता है। अब यहाँ आरबीआई का नजरिया देखने लायक है। वो कहते हैं कि एसेट जितना पुराना होता जाएगा उसके रिकवर होने के चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे। मतलब प्रोविजनिंग बढ़ती जाएगी। यस। इसे ऐसे समझिए कि आरबीआई की पेशेंस खत्म हो रही है। जब एसेट डाउटफुल 1 कैटेगरी में होता है, यानी 1 साल तक, तो आरबीआई कहता है ओके, सिक्योर्ड पोर्शन पर 25% का प्रोविजन बनाओ। 1 साल बाद जब वो डाउटफुल 2, मतलब 1 से 3 साल बनता है, तो आरबीआई की चिंता बढ़ जाती है और प्रोविजन जंप होकर 40% हो जाता है। और 3 साल बाद? और 3 साल बाद जब वो डाउटफुल 3 बनता है,
तो आरबीआई प्रैक्टिकली उम्मीद छोड़ देता है और कहता है सिक्योर्ड पोर्शन पर 100% प्रोविजन बनाओ। ये कहानी की तरह समझने से नंबर्स याद रखना कितना आसान हो गया। और अनसिक्योर्ड पोर्शन का क्या? अनसिक्योर्ड पोर्शन को तो आरबीआई डाउटफुल बनते ही होपलेस केस मान लेता है, इसलिए उस पर D1, D2, D3 तीनों ही स्टेजेस में स्ट्रेट 100% का प्रोविजन बनता है। और आखिर में आती है लॉस एसेट कैटेगरी। ये वो एसेट है जहां बैंक या ऑडिटर ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये पैसा अब नहीं मिलने वाला। तो इस पर 100%। हाँ, इस पर बिना सोचे 100% प्रोविजन होता है। ये फ्रेमवर्क बहुत क्लियर है। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं। हमने कैश क्रेडिट की बात की थी। उसमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट होता है जिस पे ऑडिटर्स बहुत टाइम लगाते हैं, ड्रॉइंग पावर या डीपी। ये सैंक्शनड लिमिट से कैसे अलग है? सैंक्शनड लिमिट वो मैक्सिमम अमाउंट है जो बैंक ने बोरोवर को अप्रूव की है, लेकिन ड्रॉइंग पावर यानी डीपी वो अमाउंट है जो बोरोवर उस लिमिट में से एक्चुअली निकाल सकता है, और ये उसकी करंट एसेट्स यानी स्टॉक और देनदारों डेटर्स पर डिपेंड करती है। ये हर महीने या हर स्टॉक स्टेटमेंट के साथ बदल सकती है। तो एक ऑडिटर के तौर पर हमारा काम ये चेक करना है कि बैंक ने डीपी सही कैलकुलेट की है या नहीं। प्रिसाइसली। फॉर एग्जाम्पल, डीपी ऑन स्टॉक निकालने का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ टोटल स्टॉक सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिस पर बैंक अपना मार्जिन जैसे 25% काटता है। इसी तरह डेटर्स पर डीपी निकलती है। ऑडिटर को ये रीकैलकुलेट करना होता है, लेकिन सबसे जरूरी चेक होता है स्टॉक स्टेटमेंट की डेट। उसकी डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आरबीआई कहता है कि अगर स्टॉक स्टेटमेंट 3 महीने से ज्यादा पुराना है तो उसे रिलायबल नहीं माना जा सकता। उस पुराने स्टेटमेंट के बेसिस पर निकाली गई डीपी पर अगर बोरोवर ने पैसा निकाला है तो वो इर्रेगुलर ड्राइंग माना जाएगा और उसे आउट ऑफ ऑर्डर क्लासिफिकेशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। गॉट इट। तो ये सारे चेक्स, सिक्योरिटी, एनपीए क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग, डीपी कैलकुलेशन करने के बाद एक ऑडिटर का फाइनल आउटपुट क्या होता है? क्या बस एक स्टैंडर्ड ऑडिट रिपोर्ट? नहीं, बैंक ऑडिट में रिपोर्टिंग बहुत एक्सटेंसिव होती है। मेन ऑडिट रिपोर्ट के अलावा सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट LFR। ये एक तरह से बैंक के ब्रांच का डिटेल्ड हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है। इसमें ऑडिटर को एडवांसेस, डिपॉजिट्स, इंटरनल कंट्रोल्स, हर एक पहलू पर स्पेसिफिक क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर की जिम्मेदारी है और ये आरबीआई को बैंक की फंक्शनिंग में डीप इंसाइट्स देती है। तो आज की चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि बैंक ऑडिट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। ये नियमों की गहरी समझ, बोरोवर के बिजनेस की हेल्थ का असेसमेंट और एक जासूस की तरह रेड फ्लैग्स को पहचानने की आर्ट है। मुझे लगता है सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए बोरोवर वाइज एनपीए क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट और प्रोविजनिंग के पीछे की कहानी सबसे बड़े टेकअवेज होंगे। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। हमने बात की कि एनपीए हो जाने के बाद क्या करना है, लेकिन असली चुनौती तो एनपीए को होने से रोकना है। यहीं पर स्पेशल मेंशन अकाउंट्स SMA जैसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो 1 से 90 दिन के डिले को ट्रैक करके एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करते हैं। सोचिए, भविष्य में एक ऑडिटर के तौर पर हम फ्रॉड और फाइनेंशियल स्ट्रेस को पहले से पकड़ने के लिए डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टूल्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? कैन वी प्रिडिक्ट एन एनपीए बिफोर इट हैपन्स? एक बेहतरीन सवाल। क्या ऑडिटिंग रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बन सकती है? इसी सोच के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है।